हेलो एवरीवन, मैं हूं शुक्लाल और इस वीडियो सीरीज में आप सीख रहे हैं टैली ARP9 का कंप्लीट ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम अपना पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। ये जो टैली ARP9 का पीडीएफ है, ये अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आपको पोर्टल में ही स्टडी मटेरियल सेक्शन पे मिल जाएगा, और अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं है तो आप इस वीडियो से ही स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि टैली ARP9 क्या है। टैली ARP9 ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इट इज़ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इट इज़ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे हमने एक्सेल में सीखा था, एक्सेल में भी अकाउंटिंग का काम होता है। एक्सेल होता है एक सेमी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इसका मतलब अकाउंटिंग का आधा काम एक्सेल में ही हो जाता है, लेकिन पूरा काम कहाँ से करेंगे वो हम टैली से करेंगे। टैली में टैली ARP9 एक सॉफ्टवेयर होते हैं, और भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे कहते हैं टैली प्राइम। हम दोनों सॉफ्टवेयर से ही इक्वली काम कर सकते हैं। टैली का फुल फॉर्म क्या है? टैली का फुल फॉर्म यहाँ पे है ट्रांजैक्शन अलाउड इन ए लीनियर लाइन यार्ड। ERP का फुल फॉर्म क्या है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। टैली हु डेवलप्स द टैली सॉफ्टवेयर्स? टैली का जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, टैली ARP9 हो या फिर टैली प्राइम हो, ये इस सॉफ्टवेयर को कौन डेवलप करता है और कौन बनाता है? टैली सॉल्यूशंस। जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। कौन डेवलप करता है? माइक्रोसॉफ्ट। वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ये टैली सॉल्यूशंस का प्रोडक्ट है, टैली ARP9 या फिर टैली प्राइम। टैली में हम काम क्या करते हैं? हम करते हैं अकाउंटिंग का काम। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। व्यवसाय का जो भाषा है, व्यवसाय का जो भाषा है वही है अकाउंटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग का मतलब क्या है? आप इस वाले सेक्शन को चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing financial transaction. It provides a clear picture of the financial health of your organization and its performance, which can serve as a catalyst for resource management and strategic growth. Okay, accounting is the process of recording. Accounting is the process of recording, classifying, summarizing financial transaction. हमारे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, उनको क्लासीफाई करना कि इस ट्रांजेक्शन की ट्रांजेक्शन आउटगोइंग ट्रांजेक्शन है या फिर इनकमिंग ट्रांजेक्शन है। अगर हमारे अकाउंट में पैसा आया तो वो होते हैं इनकमिंग ट्रांजेक्शन। अगर हमारे अकाउंट से पैसा गया तो वो हो गया आउटगोइंग ट्रांजेक्शन। उसे ही कहते हैं क्लासीफाई करना। उसके बाद समराइजिंग मतलब कितना गया और कितना आया, इन सबको जब एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो समरी निकलता है उसे कहते हैं समराइजिंग। इट प्रोवाइड्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स परफॉर्मेंस। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का और उसका फाइनेंशियल स्थिति कैसे है और उसका ग्रोथ कैसे हो रहा है, ये हमें पता चल जाता है अकाउंटिंग से। ओके, उसके बाद व्हिच कैन सर्व एज अ कैटलिस्ट फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक ग्रोथ। ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं आपको अगर पता ही होगा शायद, अगर नहीं पता हो तो समझ लीजिए। कैटलिस्ट वो होते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं अनुघटक। अनुघटक क्या होते हैं? जो काम करते हैं, जो किसी काम होने, रसायन में ऐसे होते हैं कि अगर दो पदार्थ को एक साथ मिलाया जाए तो एक रासायनिक विक्रिया होती है। तो उस विक्रिया को थोड़ा सा धीर कर देते हैं या फिर थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं। ये धीर करने का या फिर जल्दी करने का जो इस काम को करते हैं उसे कहते हैं अनुघटक, यानी कैटलिस्ट। और हमारे यहाँ पे कैटलिस्ट कौन है? यहाँ पे होते हैं इस अकाउंटिंग होते हैं कैटलिस्ट, जो हमारे काम को आसान कर देते हैं। अकाउंटिंग सीखना क्यों जरूरी है? व्हाई लर्न अकाउंटिंग? मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, हमारे जो रिकॉर्ड होते हैं उसका ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। असरटेनिंग प्रॉफिट और लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है इसे निश्चित करना, उसे कहते हैं असरटेनिंग। फाइनेंशियल पोजीशन, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन मार्केट में क्या है वो निश्चित करना।
प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, जो धोखाधड़ी होते हैं उस धोखाधड़ी को रोकना, ये भी एक काम है अकाउंटिंग का। व्हाट इज अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी क्या है? द नॉलेज ऑफ हाउ टू मेक अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग का काम कैसे किया जाता है, कैसे अकाउंटिंग का काम किया जाता है, उसे ही कहते हैं अकाउंटिंग। ओके, अकाउंटिंग का नॉलेज ही है अकाउंटेंसी। नाउ बिजनेस अकाउंटिंग टर्म्स। जब हम टैली सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे या फिर बिजनेस के लैंग्वेज में जब हम बिजनेस का काम करेंगे तो कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं, कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिसका मीनिंग हमें नहीं पता होता, तो उसे समझने के लिए हमें ये टर्म्स को जानना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको पहले से पता होगा, लेकिन 50% ऐसे होगा जो आपको पता नहीं होगा, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। ओके, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है? A business transaction is an economic event involving the movement of money, goods or services, usually between two or more parties. These events must always be measurable in monetary terms so that the company can record them for accounting purposes. They are always recorded in a certain account. आप सिंपल आसान शब्दों में समझ लीजिए बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है। जब किसी चीज़ का खरीदा जाता है तो वो एक इवेंट है। अगर आपने दुकान से कुछ खरीद लिया तो वो एक इवेंट है। उस इवेंट में ऐसे होते हैं कि आप जब खरीदा कुछ, उसके लिए आपने पैसे दिया, तो आपके पास जो भी मटेरियल आपने खरीदा, उस मटेरियल आपके पास आया, ये हो गया आपका इनकमिंग। और आपने पैसे अगर दिया दुकानदार को, तो वो हो गया आपका आउटगोइंग ट्रांजैक्शन। तो यही है ट्रांजैक्शन। जब आप कुछ लेन देन आदान प्रदान करते हैं उसे कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। और बिजनेस ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैश ट्रांजैक्शन, एक होते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। कैश ट्रांजैक्शन क्या है? When a transaction is classified as a cash transaction, that means the payment was received for or paid in cash at the time of the transaction occurred. For example, if Mary purchases a new shirt from a store and pays at checkout, a cash transaction has happened between Mary and the store. Even though this transaction is called a cash transaction, even if the payment is made with debit or credit card, it is still considered as a cash transaction because the payment is made at the time of transaction occurs. Okay? किसी भी चीज़ उसको परचेस करते समय, जब हम खरीदना चाहते हैं, उस खरीद करने का ही समय, परचेस करते समय अगर हम पेमेंट कर देते हैं, उसे कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। यहाँ पे एग्जाम्पल है, मेरी एक नया शर्ट खरीदा एक स्टोर से, तो वो हो गया कैश ट्रांजैक्शन। क्योंकि इस कैश ट्रांजैक्शन अगर हम कैश ट्रांजैक्शन किसी चीज़ से करेंगे, जैसे कि कैश ट्रांजैक्शन कैसे? ओके, अगर हम क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से कुछ खरीदते हैं तो वो भी एक कैश ट्रांजैक्शन ही होगा, क्योंकि हम खरीदते समय ही पेमेंट कर दिया, इसलिए वो हो गया कैश ट्रांजैक्शन। चाहे हम किसी भी तरीके से पेमेंट करें, चेक में पेमेंट करें, डेबिट कार्ड से पेमेंट करें, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें या फिर पैसे से पेमेंट करें। और दूसरा हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसका सिर्फ एक ही डिफरेंस है क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते समय हम खरीदते समय पैसे नहीं देते हैं, उधार में हम खरीद लेते हैं और हम कह देते हैं कि हम उस दिन में पेमेंट कर दूंगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है, मेरी wants to purchase a couch from a furniture store. Instead of paying at the time of the transaction, the store allows 30 days for payment. 30 days for payment, okay? मतलब 30 दिन के अंदर उसे पेमेंट करना है। एक टाइम का लिमिटेशन होता है कि आज मैंने खरीद लिया, नहीं भैया मैं तो आज पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं कल दे दूंगा, तो इसे कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो की कमेंट पे पूछ सकते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरे वाला है ये
ट्रांजेक्शन, ओके, ट्रांजेक्शन और भी दो तरीके से हो सकते हैं, एक हो गया इंटरनल ट्रांजेक्शन और दूसरा हो गया एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। ओके, इंटरनल ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? When a business transaction occurs and there is no external party involved, it's called an internal transaction. Okay, पहले definition को भी पहले समझ लेते हैं। When a business transaction occurs and there is no external party involved, it's called an internal transaction. अगर आपने कुछ खरीद लिया, उसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगा, तो वो इंटरनल ट्रांजेक्शन हो गया। सपोज अपने अपने किसी एक स्टोर से अगर आपने एक शर्ट खरीद लिया और पैसे दे दिया, तो वो एक इंटरनल ट्रांजेक्शन हो गया, किसी को कोई पता ही नहीं चला, किसी थर्ड पार्टी का कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई ब्रोकर चार्जेस या फिर कोई ब्रोकर नहीं होगा। और उसके बाद आता है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। ये क्या है? एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन आर समटाइम्स कॉल्ड exchange transactions and occur when two or more parties are involved in the transaction. Generally, these are daily occurring transactions like purchasing goods, paying rent or utilities, or paying employees. ये अगर आपने फ्लिपकार्ट से कुछ खरीद लिया तो मतलब डायरेक्ट खरीद लिया, लेकिन अगर आपने देखिए, अगर आप किसी मोबाइल का खरीदते हैं किसी स्टोर से, सैमसंग का किसी फ़ोन खरीद लिया, शायद मान लीजिए किसी आप सैमसंग का या फिर किसी एप्पल स्टोर से फ़ोन खरीद लिया, तो क्या होगा? आप जब खरीदते हैं किसके पास, किसी रिटेलर के पास, रिटेलर शॉप में, वो रिटेलर कहाँ से लाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर लाते हैं डीलर से, डीलर लाते हैं वेयर हाउस से। तो इसी तरह का जब सप्लाई चेन बन गया, इस तरह का जो घूम फिर के आपके पास आया, इस ट्रांजेक्शन का कहते हैं एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। या फिर आपने किसी फ्लैट खरीद लिया, तो उस फ्लैट फ्लैट के लिए आपने पैसा किसको दिया? किसी ब्रोकर को। उस ब्रोकर ने जो सेलर है, सेलर को पैसा दिया, तो एक ब्रोकरेज, तो एक थर्ड पार्टी आ गया यहाँ पे, इसे कहते हैं एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। ओके, उसके बाद और क्या क्या है यहाँ पे? ओके, अकाउंट से हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हैव ए नाइस डे।